तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव क्यों थे आईपीएस अमिताभ ठाकुर से नाराज? तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव क्यों थे आईपीएस अमिताभ ठाकुर से नाराज? वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्यों हैं आईपीएस अमिताभ ठाकुर से नाराज? बीजेपी सरकार के द्वारा जबरन रिटायर किए गए सीनियर आईपीएस आईजी अमिताभ ठाकुर का बयान। सरकारी अधिकारियों को अपना निजी नौकर बनाकर इस्तेमाल करना चाहते हैं सत्ताधारी नेता। द इंडियन ओपिनियन से एक्सक्लूसिव बातचीत में मुलायम सिंह यादव के समधी से हुए विवाद, मुलायम और अखिलेश यादव से हुई नाराजगी और योगी सरकार के द्वारा नौकरी से बाहर करने के मुद्दे पर जबरन रिटायर आईजी अमिताभ ठाकुर ने कही बड़ी बातें। योगी सरकार के एक अपर मुख्य सचिव और एडीजी पर उठाए सवाल। सुनिए प्रधान संवाददाता दीपक मिश्रा के साथ बातचीत का ऑडियो। देखा जाए, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ या जहाँ तक मैं देखता हूँ कि निश्चित रूप से जब मैं सेवा में आया था तो तमाम बातें मैं नहीं जानता था। जैसा कि उस उम्र में होता है, हर आदमी सोचता है कि सेवा में जा रहा है तो कुछ अच्छा करेगा और आराम से जिंदगी बीतेगी, जन कल्याण का भी कार्य करेगा, लोक हितार्थ कार्य भी करेगा। लेकिन आने के बाद तमाम बातें मालूम हुई, तमाम घटनाएं घटी। कुछ अपना स्वभाव था जो सही और गलत काम पर देखने की आदत थी, इसके कारण तमाम दिक्कतें परेशानियां हुई। लेकिन सबके बाद भी एक चीज है, आज भी मैं मानता हूं कि त्रुटि सेवा में नहीं है, त्रुटि का संचालन करने वालों में है, जो चाहते हैं कि ये हम लोगों को संविधान का सबक बनाया गया, वो चाहते हैं उनके घर के नौकर रहें। अमिताभ जी, जब इस सर्विस में आप आए, कई सालों तक सब कुछ ठीक चला। बताया जाता है कि मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे और आप फिरोजाबाद में एसपी थे, तो आपके कैरियर में सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट वहां पे आया, सबसे बड़ा जो विवाद हुआ, जिसके बाद शायद थोड़ा सा आपको तकलीफ भी हुई और आपने एक निर्णय भी लिया कि अब आप गलत चीजों को नहीं सहेंगे और जहां भी गलत दिखेगा उसका विरोध करेंगे। तो ये विद्रोही स्वभाव सेवा में आने के बाद इसका प्रारंभ कैसे हुआ? देखिए, मैं समझूंगा जिस तरह से आपने वाजिब बात कही कि पहले जो था तो इसमें कोई शक नहीं कि कुछ हद तक कई चीज़ों को मैंने भी, जैसे तमाम लोग होता है, ऐसी घटनाएं घटी जब मैंने भी मुझसे जो अपेक्षित था उसको उस हद तक मैं नहीं कर पाया जो मुझे करना चाहिए था, उसका आज भी कष्ट होता है। और लेकिन समय बदलता गया, धीरे धीरे जब सेवा में थोड़ा भी पुराना हुआ तो जो मन की बातें थी वो और ज्यादा चौंकने लगी, सामने आने लगी। और जिसको मैं टर्निंग पॉइंट मैं अपने लिए कह सकता हूँ अपने जीवन में, वो फिरोजाबाद की घटना थी। ऐसा क्या हुआ था फिरोजाबाद में जिसकी वजह से तत्कालीन मुख्यमंत्री से आपके संबंध बहुत बिगड़ गए और वहां पर फिर ऐसा कुछ हुआ कि आपका स्वभाव भी बदला वहां से और उसकी परिणति आज यहाँ तक पहुंच गई? देखिए, वहाँ एक्चुअली एक घटना घटी थी। उनके जो मुलायम सिंह जी के समधी थे, उन्होंने हमारे साथ की समझौता की थी। मैंने उसके संबंध में एफआईआर करने का निश्चय लिया। मुलायम सिंह जी का फोन आया, उन्होंने कहा एफआईआर आप नहीं करेंगे। मैंने उन्हें कुछ कहा नहीं, मन में अपनी बात रखी और मैंने एफआईआर कर दिया। वो इससे काफी नाराज हुए, मेरा ट्रांसफर करा दिया गया, कई सारी परेशानियां हुई, प्रमोशन रोक दिए गए। लेकिन इसके बाद भी मैंने जो है, उसके बाद से मेरा रास्ता, मैं समझता हूँ कि एक बार ये शुरू हो गया फिर मेरा रास्ता इधर आगे ही बढ़ता गया। अच्छा, जो पिछली सरकार थी अखिलेश यादव जिसमें सीएम थे, उस सरकार में भी आप लगातार सक्रिय रहे और वो सरकार भी आपसे इतना परेशान हुई, सरकार के मुखिया अखिलेश यादव भी आपसे कुछ नाराज रहे, परेशान रहे, इसलिए उस सरकार में भी आपको यथोचित पोस्टिंग नहीं मिली और तमाम आपको बाधाओं का सामना करना पड़ा। और मुलायम सिंह जी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री के लिए आपको फोन किया कि उनके रास्ते में आप बाधा उत्पन्न न करिए। आपने उसके लिए एक धमकी का मुकदमा भी लिखाया था। उनको ऑडियो भी बहुत वायरल होता रहता है, लोग सुनते हैं, अभी भी लोग सुनते हैं उस ऑडियो को। तो ऐसा क्या वहां पर हो गया था जब उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव वो आपसे नाराज हो गए और एक विवादित ऑडियो वहां पर वायरल हुआ? देखिए, उस मुख्य बात ये थी कि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो जो गायत्री प्रजापति उसमें मंत्री थे, तो उन्होंने
मेरी पत्नी नूतन ठाकुर, क्योंकि वो एक्टिविस्ट हैं, वो प्रजापति जी के खिलाफ कई सारे अवैध खनन के मामलों को उठा रही थी। लोकायुक्त के यहाँ शिकायत भी किया था और उस चीज को लेकर तमाम परेशानियां बिल्कुल झेलनी पड़ रही थी। तो उसी में मुझे एक फोन आया था मुलायम सिंह जी का। इसमें उन्होंने, मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि मुझे धमकी दी जा रही है और मैंने उस चीज को वायरल किया था। मैंने FIR कराने का प्रयास किया, बदले में मुझ पर ही बलात्कार का मुकदमा दर्ज हो गया, फिर आय से संपत्ति का मुकदमा हो गया, फिर निलंबन हो गया और सालों तक वो चीज चलता रहा। आज जो ये पृष्ठभूमि जिसका योगी आदित्यनाथ जी ने, मैं तो कहूँगा इन्होंने लाभ लिया है, जिसका लाभ लेने का प्रयास किया है, उसकी पृष्ठभूमि वहीं बनी। तमाम मुझ पर विभागीय जांच खोल दी गई, बहुत छोटी छोटी घटनाओं को आधार बना के जांच खुली गई। ये घटनाएं घटी मेरे साथ। कुल मिला के अमिताभ जी, क्या एक ऐसा जो दृश्य सामने आ रहा है कि आप सरकारी नौकरी करते हुए स्वाभिमान से नहीं रह सकते? सरकारी नौकरी, आप IPS जैसी बड़ी सेवा जिसमें बड़ी मेहनत करके नौजवान देश के आते हैं, उस सेवा में आने के बाद भी आपको अपने मूल्यों को किनारे रखना होगा, अपने व्यक्तित्व को किनारे रखना होगा। आपको संविधान की नौकरी नहीं करनी होगी, आपको सत्ताधारियों की नौकरी करनी होगी। क्या इस तरह का वातावरण है? और अगर ऐसा वातावरण है तो देश की दिशा क्या आपको दिखाई पड़ रही है? देखिए, ये बात आपने बहुत वाजिब कही। मैं बहुत सारे दृष्टांत, मुझे याद है, मैं जब बिल्कुल युवा था नौकरी में, एक जगह से मायावती मुख्यमंत्री थी, तो एक जगह वो आ रही थी, नई मुख्यमंत्री थी, उनका बहुत ही जलवा और जलजला था। तो मुझे याद है एक जिला मजिस्ट्रेट थे, उनकी जो भाव भंगिमा थी वो बिल्कुल समझ लीजिए कि घर के जो मैंने कई लोगों के अपने निजी सेवक होते हैं उनकी भी ज्यादा खराब थी। वो तो जैसे कह रहे थे कि जैसे पर्दे नीले रंग के हों, क्योंकि नीले रंग बसपा की निशानी है। तो हर चीज जो है, टेबल क्लॉथ नीले रंग का हो, ग्लास नीले रंग का हो। मैं तो उस नीलेपन से इतना उठ गया था उस समय भी, मुझे लग रहा था कि हम संविधान के लिए आए हैं या नीला लाल हरा करने आए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अक्सर हम लोग, हमारे में एक बहुत बड़ा तबका इस हद तक नीला लाल हरा करता रहता है। जिस तरह आप देखिए, अब एक AD जे थे, वो बैठ के फूल बरसा रहे थे, जो ये चल रहे थे, ये क्या बोलते हैं इनको, कांवड़ियों पे। वही अगर सत्ता बदल जाएगी तो इन पे वो लाठी बरसाने लगेंगे। तो अपना क्या चरित्र रहा, अपना क्या व्यक्तित्व रहा? अमिताभ जी, अखिलेश यादव की सरकार जाने के बाद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री हुए, जब बीजेपी को लोगों ने, जनता ने जनादेश दिया, तो वहां पर कानून व्यवस्था, वहां पर अधिकारियों की अनुशासनहीनता, वहां पर नेताओं की मनमानी, ये सारे बड़े मुद्दे थे और इन्हीं मुद्दों से प्रभावित होकर सत्ता परिवर्तन उत्तर प्रदेश में हुआ था। और लोगों को उम्मीद थी कि ये जो सरकार बीजेपी की आएगी, ये अनुशासन स्थापित करेगी, विधि का शासन स्थापित करेगी। आपको किस तरह की उम्मीदें थी उस समय जब उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, जब बीजेपी आई, योगी जी आए? और उन उम्मीदों के बाद क्या पाया आपने? देखिए, जाहिर सी बात है कि सामान्य तौर से यह माना जाता था कि जो पुराना जो अखिलेश जी का शासन काल था, उसमें एक प्रकार से अराजकता ज्यादा थी, यह बात माना जा रहा था। यह माना जा रहा था कि यह जो है उस व्यवस्था को ठीक करेंगे। लेकिन मेरा अगर व्यक्तिगत मंतव्य देखा जाए तो मैंने यह पाया है कि यह एक प्रकार का एक भय स्थापित करने की स्थिति रही। आप योगी के खिलाफ एक छोटा सा ट्वीट कर दीजिए, आपको ये चेन्नई और गुवाहाटी से पकड़ के ले आएंगे। मेरी पत्नी को तेजाब फेंकने का धमकी मिली, इनका FIR तक दर्ज नहीं किया। लोग यहाँ पर जो है तमाम बड़ी घटनाएं घटती हैं, कुछ नहीं होता है। तो कुछ चुनिंदा लोगों के लिए पूरी शासन व्यवस्था सत्ता लग गई है, जो अपने आप में कष्टप्रद है। अच्छा, तमाम ऐसे अधिकारी उत्तर प्रदेश में अभी भी सेवारत हैं जिनके बारे में तमाम गंभीर आरोप हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि थाने नीलाम कर देते थे, सिपाही दरोगा की पोस्टिंग में भी भ्रष्टाचार होता था। तमाम लोगों पर सांप्रदायिक आरोप रहे कि साहब दंगे करवाने में उनकी भूमिका रही, गंभीर आरोप रहे। लेकिन ये जो कार्रवाई हुई, खासतौर से आपका जब नाम सामने आया तो बड़ी हैरानी हुई लोगों को, क्योंकि आप लगातार आपने संघर्ष किया है, गलत चीजों के विरुद्ध, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया आपने। और आपने मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल से आपका संघर्ष प्रारंभ हुआ, यानी उस मानसिकता, उस शासन व्यवस्था का आपने, उसकी गलतियों का विरोध किया जिसे बीजेपी वाले बहुत गलत मानते थे। फिर अखिलेश यादव के शासन में जो गड़बड़ियां रहीं उसका आपने विरोध किया, उसका खामियाजा भी आपने भुगता। अखिलेश यादव की सरकार को भी बीजेपी वाले बहुत गलत मानते हैं।
लेकिन अब बीजेपी की सरकार ने ही, जबकि इस सरकार में बहुत बड़ा कोई ऐसा विवाद आपको लेके नहीं हुआ सामने, लेकिन वो कार्रवाई, उस हद तक की कार्रवाई जो पिछली सरकारों ने आपके विरुद्ध नहीं की थी, उस अंतिम स्तर तक की कार्रवाई को इस सरकार ने अंजाम दिया। जी। तो कुल मिला के आप क्या देख पा रहे हैं, ये कैसा हमारे देश की राजनीति का चरित्र है, और क्या अच्छे अफसरों के विरुद्ध सभी दल एकजुट हैं? देखिए, एक तो जाहिर सी बात है, देखा जाए, मेरी समस्या यह है कि मैं कोई अपने आप में कोई अच्छा अफसर नहीं मान रहा, लेकिन खराब भी नहीं मान रहा। अच्छा अफसर हूँ नहीं हूँ ये तो ईश्वर जाने, लेकिन उस हद तक तो वैसा निकृष्ट तो मेरी स्थिति में कभी नहीं हूँ कि मुझे निकाला जाए। एक तो यह बात है। दूसरी बात यह है कि निश्चित रूप से मुझे ऐसा लग रहा है कि सत्ता का चरित्र यहाँ ऐसा हो रहा है कि अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे अफसर हैं, एक अफसर तो यहाँ ऐसे हैं, वो एक IAS अफसर है, आपको बड़े सीनियर हो गए हैं, वो तो मैं समझता हूँ मायावती जी के बहुत नजदीक थे। अखिलेश जी पहले उनका बड़े नाराज थे, फिर वो अखिलेश जी के साथ पास हो गए, और वो जब सरकार बदली तो वो योगी जी ने उनको 2 साल तक बड़ी झटकियाँ तानी। आज वो योगी जी के साथ हर सभा, हर मीटिंग में उनकी ठीक पकड़ में जो है खड़े रहते हैं, बहुत ही जो है। तो ये अब वो कैसे, तीनों व्यक्ति, तीनों ने जो यहाँ की सत्ता के स्तंभ है, तीनों ने उनको बरियाया और तीनों ने उनको चिपकाया। मैं तो एक तरह से उनको ही सत्ता का चरित्र मानता हूँ। हाँ, जाहिर सी बात है, आप जिस तरह का वर्णन कर रहे हैं, ऐसे में जो चेहरा स्पष्ट हो रहा है वो एक अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, और मुझे लगता है कि अधिकांश लोग समझ पा रहे होंगे जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिनकी तरफ आपका इशारा है। अमिताभ ठाकुर साहब, आप जब आए थे सेवा में तो आप देश के लिए आए थे, देश की जनता के लिए आए थे, आप किसी दल के लिए नहीं आए थे। लेकिन आज जब आपको ये आभास हो रहा है कि ये दलीय राजनीति के जो लोग हैं ये आपको इस सेवा से हटा रहे हैं, लेकिन देश के लोग शायद चाहते हैं, बड़ी संख्या में लोग चाहते हैं कि आप जैसे लोग सेवा में रहें, तो क्या आप न्यायालय की शरण में जाएंगे सरकार के इस फैसले के विरुद्ध? क्योंकि ये सेवा तो आपने अपनी मेहनत से हासिल की थी और संविधान की व्यवस्था के तहत आपको सेवा मिली थी, किसी व्यक्ति या किसी दल ने आपको सेवा नहीं दी थी। तो क्या आप उस संविधान की शरण में जाएंगे, उस न्यायालय की शरण में जाएंगे, आप संविधान से मांगेंगे कि आपको अधिकार मिले और आपको इस सेवा में समुचित स्थान आपका जो बनता है वो बना रहे? देखिए, इसमें मैं एक छोटी सी बात ये कहूँगा कि जैसा मैंने कहा, संभव है कि मान लीजिए कि मेरा मन कहता है कि मुझे गलत हटाया गया, लेकिन संभव है कि सरकार ने कागज पे अपनी चीज़ों को, जैसे कि चीज़ें कागज की होती हैं, कागज पे अपना ठोक बजा लिया हो, और यदि मुझे विशेषज्ञ कहते हैं कि भैया तुम कहीं जाओगे तो कोई लाभ नहीं पाओगे, तो फिर क्यों ऐसी एक और मुसीबत लोगे? यदि ऐसी बात सामने आती है तो मैं कानून का सहारा इस चीज के लेने नहीं जाऊंगा। लेकिन यदि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं, मेरे साथ न सिर्फ गलत हुआ, वो चीजें तथ्यात्मक रूप से भी कागज पे आ रही है, तो मैं निश्चित रूप से कानून का सहारा लूंगा। हाँ, देखिए, ये एक बात कही जा रही है, लोग कह रहे हैं कि साहब आपकी धर्मपत्नी सोशल एक्टिविस्ट हैं और संभवतः आम आदमी पार्टी से भी उनका जुड़ाव है, तो आपके अंदर भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, इसलिए आप गवर्नमेंट सर्विस से ज़्यादा सोशल सर्विस के प्रति आपका ध्यान रहता था। इस तरह की बातें भी निकल कर आ रही हैं। तो क्या राजनीति में जाके समाज सेवा की दिशा में और आगे बढ़ेंगे? जो आपकी फीलिंग्स हैं, चाहे वो लोक सेवक के रूप में, एक अफसर के रूप में रही, या अब एक जागरूक नागरिक के रूप में, आप यदि आगे की योजना है आपकी, तो वो जो भी इच्छाएं आपके मन में थी समाज के लिए, उन्हें क्रियान्वित करने का अगला मंच क्या होगा आपका? एक चीज तो निश्चित है कि मुझे सब बातों से सबसे अधिक ज्यादा पारदर्शिता और उत्तरदायित्व हुई है। 2 सिद्धांत हैं जिनसे मुझे बेहद लगाव हो गया है। तो इनके लिए एक्टिविज्म एक नेसेसरी टूल है, नेसेसरी उसका स्टेज है। तो मैं एक्टिविस्ट जीवन भर रहूंगा, यदि सेवा में दोबारा आ गया गलती से तब भी रहूंगा, ना आया तब भी रहूंगा। राजनीति से मुझे कोई परहेज नहीं है, और इसमें भी मुझे कोई ऐसा भी नहीं कि यह दल अच्छा यह दल खराब, मैं ऐसा नहीं मानता कि दल से ज्यादा व्यक्ति का महत्व होता है, मेरा यह मानना है। लेकिन इतना जरूर है कि यदि इन दोनों पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के सिद्धांतों का समझौता करना पड़े और मुझे कोई दल स्थान दे दे,
तब तो मैं जल में जाऊंगा, राजनीति करूंगा। नहीं तो मुझे राजनीति का ऐसा शौक नहीं है, पद का शौक तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पद तो उसमें अभी भी पाता है और थोड़ा बहुत चाकू तो पद इसके बाद गवर्नर वगैरह भी बन पाता है, क्योंकि मुझे क्षमता, प्रतिभा, भाव और करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठाकुर साहब देखिए, जो आपके व्यक्तित्व का अध्ययन हम लोग कर पा रहे हैं, जितना हमने आपके बारे में जाना है, पढ़ा है, उससे ये आभास होता है कि निश्चित तौर पर आपके मन में एक पीड़ा है समाज के प्रति और आप व्यवस्था परिवर्तन के लिए सक्रिय रहते हैं, क्योंकि आपने गलत चीजों का विरोध किया। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, किसी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को अपमानित किया गया कहीं पर, बहुत से अधिकारियों के साथ ऐसी वारदातें हुई हैं इस देश में, प्रदेश में, लेकिन लोग खुद ही छुपा गए उनको, लोगों ने अपमान का घूंट पी लिया और आगे अपने मुनाफे के राह पे चल पड़े। लेकिन आपने कहीं किसी अपमान या गलत चीज को बर्दाश्त नहीं किया और आपने नतीजों की परवाह के बगैर उन संघर्षों को आगे बढ़ाया। तो ऐसा आभास होता है कि आप व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक मिशनरी भाव में काम करते रहे हैं और करना चाहते हैं। तो लेकिन हमारे देश में परिवर्तन के लिए शक्ति चाहिए, हमारे देश में सामर्थ्य चाहिए और एक प्रभाव चाहिए। वो प्रभाव या तो लोक सेवक के रूप में, अधिकारी के रूप में मिलता है, या फिर एक स्ट्रांग पॉलिटिशियन के रूप में। तो आपसे जुड़े लोगों की ये जिज्ञासा है कि आप न्यायालय की शरण में जाके आप फिर से रीइंस्टेट होंगे, आप मांग करेंगे कि साहब आपको एडीजी का प्रमोशन भी दिया जाए और ये जो बर्खास्तगी का जो जबरन रिटायरमेंट का जो ये पूरी प्रक्रिया बनाई गई है, इस रिटायरमेंट की प्रक्रिया को न्यायालय इसे वापस ले। तो ये एक स्पष्ट, मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा प्रश्न है ये आपसे जुड़े लोगों के लिए। देखिए, ये तो मैंने वही कहा कि बहुत संभव है कि इस तरह की दिशा में मैं आगे बढ़ूं। यह भी संभव है कि मुझे मैंने क्योंकि जिस तरह की स्थिति मुझे निकाला गया, मुझे ऐसा करना चाहिए, लेकिन विधि विशेषज्ञ, विधि के जानकार कहते हैं कि सरकार ने बड़ी चालाकी से आपका काम लगा दिया है। तो ऐसे में उस चीज से मन में सोचने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि अन्याय, आप इस बात से आप और हम दोनों सहमत है कि बहुत सारे अन्याय होते हैं और कई बार दूसरे अन्याय जानते हुए कि लेकिन भी आदमी उस चीज को, अगर सबूत गवाह न रहे, मुलायम सिंह जी का ही जैसे केस था, यदि मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं होती और मैं सीखता रहता कि मुलायम सिंह जी ने मुझे धमकी दी, तो कोई नहीं मानता। जो भी अच्छी बुरी धमकी या जो कुछ भी हुआ, मेरे पास सबूत था, कानूनी साक्ष्य थे, तो अगर कानूनी रूप से मैं सक्षम पाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से विरोध करूंगा। मुलायम सिंह जी ने आपको धमकी दी, मुलायम सिंह जी का ऑडियो पूरे देश ने सुना और वो एक प्रमाणित सबूत है अपने आप में, और ये भी बाद में जानकारी मिली कि शायद उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। हालांकि उनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई उस तरह की नहीं हुई, जबकि एक प्रमाण भी था, लेकिन आपके विरुद्ध जरूर इस सरकार ने एक स्पष्ट कार्रवाई करके आपको उस प्रशासनिक पद से हटा दिया जिस पर आप अडिग होके कर रहे थे, काम कर रहे थे, और जहां गलत चीजें दिख रही थी उस पर आप प्रश्न भी खड़ा कर रहे थे। जी। तो ठाकुर साहब, शुभकामनाएं आपको, और आप जीवन में आगे कोई भी निर्णय लें, वो निर्णय जनहित के, आपका जो संकल्प है, हम उम्मीद करते हैं कि देश के लिए आप जैसे उपयोगी लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं और आप अपनी जो भी कार्य करेंगे, आप वो देश हित के लिए जो आपका संकल्प है उसमें आप खरे उतरेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद इंडियन ओपिनियन को समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद, प्रणाम।